दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मैं अनुज आप सभी का स्वागत करता हूं शिवालिक प्रगति सेंटर कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोग अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से उसमें लगे होंगे। तो दोस्तों कल आपके साथ मैंने एक वीडियो शेयर किया जिसमें कि हमने सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चन जो कि आर्मी जीडी 2020 का जो प्रश्न पत्र था उसमें जो सवाल पूछे गए थे उन सवालों को मैंने आपके साथ डिस्कस किया, जिसमें कि जीके के क्वेश्चन एक प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 15 तक जो क्वेश्चन थे उनको मैंने डिस्कस किया। तो मैंने आपको कहा था कि विज्ञान के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं उसके लिए एक और पार्ट में लेके आऊँगा, तो उसी संदर्भ में ये वीडियो आप लोगों के लिए मैं बनाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर इसमें आर्मी जीडी का जो 2020 में प्रश्न पत्र पूछा गया था, इसमें विज्ञान के जो क्वेश्चंस हैं उनको आपके साथ में इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि कल हमने जीके के सवालों को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, वैसे ही जीके के जो प्रश्न हैं उनको भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों जो लोग पहली बार हमारा ये चैनल देख रहे हैं, पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग यदि आर्मी जीडी का जो एग्ज़ाम है उसकी यदि प्रिपरेशन कर रहे हैं या आपका कोई नोन है आर्मी जीडी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, पहली बार यदि वो दे रहा है, तो आप उन्हें ये वीडियो ज़रूर दिखाएं दोस्तों, ताकि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जिस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें किस तरह के सवालों को पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक मैंने कल आपके साथ पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो आज ये जो वीडियो है इसमें हम विज्ञान के क्वेश्चंस को देखेंगे दोस्तों। तो आज का जो पहला सवाल है वो क्वेश्चन नंबर 16 है, वो है हमारे शरीर में स्नायु खाली स्थान जोड़ते हैं। ऑप्शन ए मांसपेशी से मांसपेशी को, ऑप्शन डी मांसपेशी से हड्डी को, ऑप्शन सी मांसपेशी से चमड़ी को, ऑप्शन डी हड्डी से हड्डी को। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है। स्नायु जो है इन्हें हम टेंडन कहते हैं, टेंडन इन्हें इंग्लिश में कहा जाएगा। तो टेंडन जो है दोस्तों ये मसल टू बोन को जोड़ता है, मसल यानी कि मांसपेशी से हड्डी को जोड़ता है। और जो लिगामेंट होता है, लिगामेंट लिगामेंट दोस्तों हड्डी से हड्डी को जोड़ता है। ये भी सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला सवाल है कि पेय पदार्थों में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है हीलियम, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। तो पेय पदार्थ जैसे कि दोस्तों कोल्ड ड्रिंक होगी, जो कोका कोला, पेप्सी है ना, इवन आपकी जो बियर है, इनमें किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो सही जवाब वो ऑप्शन बी है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग इनमें किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग आग बुझाने में भी किया जाता है। तो आपको सवाल पूछा जाए कि आग बुझाने वाली गैस कौन सी है, तो आग बुझाने वाली गैस भी कार्बन डाइऑक्साइड ही होगी। यानी कि जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, जो अग्निशमक होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग होने वाली गैस भी है। आपको ये भी सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण यानी कि पेड़ पौधों में जो खाना बनाने की विधि होती है दोस्तों, पेड़ पौधों में खाना बनाने की जो विधि होती है उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों ये ग्रीन हाउस इफेक्ट की मुख्य गैस भी है। ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसे हम हरित गृह प्रभाव कहते हैं। हरित गृह प्रभाव की प्रमुख गैस कौन सी है, इस तरह से यदि आपको सवाल पूछा जाए तब भी आंसर आपका कार्बन डाइऑक्साइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है, यानी कि यूनिवर्सल डोनर जो है कौन सा ब्लड ग्रुप है। ऑप्शन ए है ओ, ऑप्शन बी है बी, ऑप्शन सी है ए बी, ऑप्शन डी है ए। और इसका जो सही जवाब है इस सवाल का वो है ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है। ओ ब्लड ग्रुप जो है ये सर्वदाता है, यानी कि यूनिवर्सल डोनर है। जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ होगा वो सभी को, यानी कि वो जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसको भी ब्लड डोनेट कर सकता है। जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसको भी ये खून दान कर सकता है। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसको भी खून दान कर सकता है, और जिसका ओ है उसको भी ये खून दान कर सकता है। तो इस हिसाब से ये है सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर। और ये जो ब्लड ग्रुप ए बी है ये सर्वग्राही है। अगर सवाल पूछा होता कि कौन सा रक्त समूह जो है वो सर्वग्राही है, तो ए बी ब्लड ग्रुप जिसका होगा वो सर्वग्राही है। जिसका ब्लड ग्रुप ए है, ए बी है, तो वो ए से भी खून लेगा, बी से भी खून लेगा, ओ से भी खून लेगा और ए बी से भी खून लेगा। लेकिन जब ये ब्लड डोनेट करेगा तो सिर्फ और सिर्फ ए बी को डोनेट करेगा। इसके विपरीत ओ ब्लड ग्रुप जो है ये सर्वदाता है, सभी को रक्तदान कर सकता है, लेकिन जब ब्लड रिसीव करेगा तो सिर्फ और सिर्फ ओ से ही ये ब्लड रिसीव करेगा दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, पानी के जहाज की गति खालिस्तान में मापी जाती है। ऑप्शन ए किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी अश्वशक्ति, ऑप्शन डी नॉटिकल मील। तो इस सवाल का जो सही जवाब वो ऑप्शन डी है, नॉटिकल मील। हालांकि दोस्तों समुद्रों की जो लंबाई मापी जाती है, जो लेंथ समुद्रों की मापी जाती है, वो नॉटिकल मील में ही मापी जाती है। इसी तरह से अभी हाल ही में एक एग्ज़ाम हुआ इंडियन आर्मी का, जनरल ड्यूटी का। उसमें सवाल पूछा गया कि जो टेरिटोरियल डिस्टेंस होता है, जो दूरी होती है, टेरिटोरियल डिस्टेंस जो होता है, उसको किस में मापा जाता है, तो उसको भी किलोमीटर में मापा जाता था। अश्वशक्ति आपको सवाल पूछा जाए कि एक अश्वशक्ति यानी कि एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं, तो ध्यान रखना एक अश्वशक्ति में 746 वॉट होते हैं दोस्तों। ये एग्ज़ाम में सवाल पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी सवाल ये है। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, पौधे सांस लेते समय कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और खालिस्तान बाहर निकालते हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन जो है इसमें थोड़ा सा इसमें गलती हो गई है कि पौधे, हालांकि ये सवाल एग्ज़ाम में इसी तरह से पूछा गया था। तो कभी कभी एग्ज़ाम में इस तरह के गलत सवाल पूछे जाते हैं या गलती से गलत सवाल पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को सवाल किस तरह का पूछा है या क्या सवाल पूछा गया है, उसका क्या जवाब हो सकता है, वो आपने ध्यान रखना है। तो बेसिकली ये सवाल है कि जब पौधे सांस लेते समय यहाँ पे होना चाहिए था पौधे प्रकाश संश्लेषण जब करते हैं, तो पौधे प्रकाश संश्लेषण इनकी फोटोसिंथेसिस जब करते हैं तो उस समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, और ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकालते हैं। लेकिन पौधे जब सांस लेंगे, पौधे जब रेस्पिरेशन करेंगे दोस्तों, पौधे ठीक उसी तरह से रेस्पिरेशन करेंगे जैसे हम करते हैं। हम जब सांस लेते समय हम ऑक्सीजन गैस जो है अंदर को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम ये बाहर की तरफ को छोड़ते हैं। तो इस तरह से ये सवाल पूछा गया था। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए होना था, ए जो है इसका सही जवाब है। तो ध्यान रखना, मैंने आपको जो क्वेश्चन ये बताया है, ये सवाल इस तरह से होना था, पौधे प्रकाश संश्लेषण करते समय, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल पूछा गया है पौधे सांस लेते समय, तो इसमें थोड़ा सा टाइपिंग में एरर हो गया होगा। हालांकि मैंने आपको बताया आर्मी में ये सवाल इसी तरह से पूछा गया था। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल है इसमें जो बाकी ऑप्शंस हैं इन्हें भी एक बार देख लेते हैं। एलपीजी का प्रयोग, इसे एलपीजी घर में जो हम गैस इस्तेमाल करते हैं घरेलू ईंधन के रूप में, आपको सवाल पूछा जाए कि घरेलू ईंधन के रूप में कौन सी गैस का इस्तेमाल होता है, तो एलपीजी का प्रयोग घरेलू ईंधन के रूप में किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म आपको पूछी जाए तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है, द्रवित पेट्रोलियम गैस जो है इसे कहते हैं। मीथेन गैस का आपको प्रचलित नाम पूछा जा सकता है दोस्तों। मीथेन गैस को हम मार्श गैस भी कहते हैं, मीथेन गैस को हम मार्श गैस कहते हैं। जैसे यदि आपको सवाल पूछा जाए जो गोबर गैस होती है, गोबर गैस का प्रचलित नाम क्या है, तो गोबर गैस को हम दोस्तों बायोगैस भी कहते हैं, गोबर गैस को हम बायोगैस कहते हैं। और यदि सवाल पूछा जाए कि गोबर गैस में मुख्य रूप में कौन सी गैस होती है, तो गोबर गैस में मुख्य रूप में मीथेन गैस पाई जाती है, गोबर गैस में मुख्य रूप में मीथेन गैस पाई जाती है। मीथेन गैस दोस्तों जो कोयले की खानें होती है, कोयले की खानों से कौन सी गैस निकलती है, तो उसका जवाब भी मीथेन गैस ही होगा। अधिकांश लड़के इसमें जो सवाल का जवाब इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड करते हैं, कोयले के जलने पर कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है दोस्तों, लेकिन कोयले की खानों में मीथेन गैस निकलती है, मीथेन गैस का रिसाव वहाँ से होता है। ये सवाल भी इंडियन आर्मी में पूछा गया है कि कोयले की खानों से किस गैस का रिसाव होता है, तो मीथेन उसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों कि बिजली का बल्ब के फिलामेंट बनाने में खालिस्तान का प्रयोग होता है। ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी तांबा या कॉपर, ऑप्शन डी टंगस्टन। तो इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन डी। टंगस्टन का इस्तेमाल जो है कोयले का, माफ़ कीजिएगा, जो बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसमें प्रयोग किया जाता है, उसको बनाने में प्रयोग किया जाता है। टंगस्टन का गलनांक दोस्तों वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। मतलब मतलब जो बल्ब का जो फिलामेंट होता है और जो बल्ब का तंतु होता है उसको बनाने में जिस धातु का इस्तेमाल होगा उसका गलनांक बहुत अधिक होना चाहिए। गलनांक इसका बहुत ज़्यादा है, टंगस्टन का सबसे ज़्यादा है शायद धातुओं में। लेकिन ध्यान रखना, घरों में जो फ्यूज़ होता है दोस्तों, बिजली में घरों में जो फ्यूज़ का इस्तेमाल हम करते हैं उसका गलनांक बहुत कम होना चाहिए। ये भी सवाल इंडियन आर्मी में पूछा गया। आपको सवाल पूछा गया कि फ्यूज़ जो है, घरों में जो फ्यूज़ का इस्तेमाल किया जाता है उनका गलनांक कैसा होना चाहिए, उच्चतम होना चाहिए, उच्च होना चाहिए, कम होना चाहिए या बहुत कम होना चाहिए। फ्यूज़ का जो गलनांक होगा वो बहुत कम होना चाहिए, फ्यूज़ का गलनांक बहुत कम होना चाहिए दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखेंगे।
हालांकि बिजली का जो बल्ब है उसमें भी नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन गैस का प्रयोग बिजली के बल्ब में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य सामग्री की पैकिंग के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो खाद्य सामग्री की पैकिंग के लिए दोस्तों नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, बिजली के बल्ब के अंदर भी नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रोजन गैस का। खाने की खाद्य सामग्री जैसे कुरकुरे हो गया, चिप्स हो गया, लेस हो गया, इनमें हम नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। ये सवाल इस तरह से एग्ज़ाम में आपको पूछा जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट है निम्न में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी प्लेटिनम, ऑप्शन सी पोटाशियम, ऑप्शन डी सोना। इस सवाल का जो सही जवाब वो ऑप्शन सी है। पोटाशियम जो है सबसे अधिक क्रियाशील यानी कि मोस्ट रिएक्टिव धातु है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल। दोस्तों पोटाशियम और सोडियम जो है ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील धातुएं होती हैं, बहुत ज़्यादा क्रियाशील। सोडियम एक ऐसी धातु है जो पानी में जलने लगती है, तो ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती है। इसीलिए इनका जो भंडारण किया जाता है, इनका जो स्टोरेज किया जाता है वो केरोसिन तेल में किया जाता है। आपको सवाल पूछा जा सकता है कि सोडियम तथा पोटाशियम का भंडारण यानी कि स्टोरेज किस में किया जाता है? मिट्टी के तेल में, जिसको हम केरोसिन तेल भी कहते हैं, उसमें सोडियम तथा पोटाशियम का भंडारण किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती है। सोना लीस्ट रिएक्टिव धातु है दोस्तों, सबसे कम क्रियाशील धातु जो है वो सोना है। सोना और चांदी जो है ये लीस्ट रिएक्टिव धातु हैं। चांदी जो है ये विद्युत तथा ऊष्मा यानी कि हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का सर्वोत्तम सुचालक है। सर्वोत्तम सुचालक यानी कि सबसे अच्छा मोस्ट मतलब कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी अगर आपसे पूछा जाए तो चांदी होगा दोस्तों। चांदी के बाद हीट और इलेक्ट्रिसिटी का जो अच्छा जो सुचालक है वो तांबा है। और सोना मैंने आपको बताया, सोना जो है ये बहुत लचीली धातु होती है, बहुत लचीली धातु होती है सोना, बहुत ज़्यादा सोना। और बहुत मैंने आपको बताया लीस्ट रिएक्टिव होती है, सबसे कम क्रियाशील धातु पूछा जाए तो सोना होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों कि पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक पूर्ण चक्कर लगाने में खालिस्तान दिन लगते हैं। ऑप्शन ए 24 दिन, ऑप्शन बी 3 दिन, ऑप्शन सी 1 दिन, ऑप्शन डी 365 दिन। और इस सवाल का जो सही जवाब वो ऑप्शन सी है दोस्तों। पृथ्वी को अपना एक चक्कर पूरा अपने अक्ष पर पृथ्वी जब घूमती है, पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है दोस्तों, उसको हम घूर्णन गति कहते हैं। घूर्णन गति, इंग्लिश में इसको रोटेशन कहते हैं। ये भी आपको सवाल पूछा जा सकता है कि पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे घूर्णन कहते हैं। और एक घूर्णन पूरा करने में पृथ्वी जो है 24 घंटे का समय यानी कि एक दिन का समय लगाती है। एक दिन का समय या फिर 24 घंटे का समय लगाती है। और पृथ्वी जब सूरज के चारों तरफ घूमती है तो उसको हम परिक्रमण कहते हैं। परिक्रमण, पृथ्वी जब सूर्य के चारों तरफ घूमती है उसको परिक्रमण यानी कि रिवॉल्वेशन कहते हैं। तो पृथ्वी अपना एक रिवॉल्वेशन पूरा करने में 365 दिन का समय लगाती है। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन रात बनते हैं दोस्तों। दिन और रात पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण बनते हैं। साल हो गया, मौसम हो गया, ऋतुएं हो गया, ये जो है ये पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण बनते हैं। ये भी आपको सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं दोस्तों, कई बार पूछे गए हैं, इन बातों का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है प्रकाश वर्ष खालिस्तान मापने की एक इकाई है। ऑप्शन ए ध्वनि, ऑप्शन बी ऊष्मा, ऑप्शन सी प्रकाश की तीव्रता, ऑप्शन डी दूरी। बहुत आसान सा सवाल है। प्रकाश वर्ष जो है ये खगोलीय दूरी को मापने का एक इकाई है। ये खगोलीय दूरी या फिर जो अंतरिक्ष के बीच की दूरी जो है, अंतरिक्ष में जो जो ग्रह होते हैं उनके बीच की दूरी को मापा जाता है प्रकाश वर्ष से। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरह से आपको जैसे लंबाई का यूनिट पूछा जा सकता है, लंबाई की इकाई पूछी जा सकती है। जैसे आवृत्ति की इकाई आपको पूछी जा सकती है, आपको विद्युत धारा की इकाई आपको पूछी जा सकती है एग्ज़ाम में। यहाँ से ये जो टॉपिक है, ये जो इकाइयों वाला जो टॉपिक है, यूनिट्स जो है किस, जैसे खगोलीय दूरी का इकाई क्या है, या लंबाई का इकाई क्या है, या फिर आवृत्ति का फ्रीक्वेंसी की इकाई क्या है ना, इस तरह के सवाल यहाँ से एग्ज़ाम में पक्का में सवाल पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, ओहम का नियम है। तो ओहम का नियम है, ऑप्शन 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो ये ऑप्शन सी में होगा दोस्तों, V = IR। तो ऑप्शन सी ही इसका सही जवाब है कि जो ओहम का जो सही नियम है वो V = IR होगा। तो ये V बराबर है IR होगा दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 27 है, पृथ्वी का दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी अंटार्कटिका। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो अंटार्कटिका है, ऑप्शन डी। पृथ्वी का जो दक्षिणी ध्रुव जो है वो अंटार्कटिका में है। और यदि उत्तरी ध्रुव पूछा होता, यदि सवाल पूछा होता उत्तरी चुंबकीय ध्रुव कहाँ पे है पृथ्वी का, तो इसका जो जवाब होता दोस्तों वो होता आर्कटिक, अंटार्कटिका और आर्कटिका, इस तरह से। तो ये पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है। आपको यदि एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाए कि किसी पिंड का या किसी वस्तु का भार सबसे अधिक कहाँ पे होता है, तो ध्रुवों पर पृथ्वी में ध्रुवों पर किसी वस्तु का भार सबसे अधिक होता है। ध्रुवों पर भार जो है दोस्तों वो सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक, और विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। ये भी आपको इस तरह से सवाल पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, निम्न में से कौन मोतीजला यानी कि कॉलेरा और हैजा को फैलाता है, टाइफाइड को फैलाता है? ऑप्शन ए चींटी, ऑप्शन बी चूहा, ऑप्शन सी मच्छर, ऑप्शन डी मक्खी। तो इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो ऑप्शन डी है। जो मोतीजला और जो हैजा फैलता है वो मक्खी से फैलता है। वही मक्खी जब खाने पर और पानी पर बैठती है तो दूषित हो जाता है। तो हैजा जो है ये दूषित खाने और दूषित पानी से भी फैलता है। इस तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है। चींटी के डंक में पाया जाता है दोस्तों फॉर्मिक एसिड यानी कि फॉर्मिक अम्ल चींटी की डंक में पाया जाता है। यहाँ से आपको सवाल पूछा जा सकता है। मधुमक्खी के डंक में आपको भी चींटी के डंक में और मधुमक्खी के डंक में, दोनों के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। ये आपको सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपको सवाल पूछा जाए कि खट्टे फलों में या फिर नींबू में कौन सा अम्ल होता है, तो खट्टे फलों में या फिर नींबू में होता है सिट्रिक अम्ल, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पूछा जाए इमली में कौन सा अम्ल होता है, तो इमली में होता है टार्ट्रिक अम्ल। आपको सवाल पूछा जाए कि विनेगर में यानी कि जो सिरका होता है, सिरके में कौन सा अम्ल होता है, तो सिरके में होता है दोस्तों एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड। इस तरह से एग्ज़ाम में सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं। आपको पूछा जाए दूध में कौन सा एसिड होता है, तो दूध में होता है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक एसिड जो है वो दूध में पाया जाता है, लैक्टिक एसिड। या दूध में या खट्टे दूध में आपको पूछा जा सकता है कौन सा एसिड पाया जाता है। चूहे के काटने पे होता है प्लेग, और मच्छर के काटने पे 2 बीमारियां होती है। एक बीमारी है दोस्तों मलेरिया, और दूसरी बीमारी है डेंगू। डेंगू जो होता है ये एंडीज मच्छर के काटने पर होता है, और मलेरिया जो है ये मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने पे होता है। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने पर होता है। मादा एनाफ्लीज मच्छर के लार में एक प्रोटोजोआ होता है, प्रोटोजोआ। तो मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से होने वाली एक बीमारी है। ठीक इसी तरह से एंडीज मच्छर के लार में एक वायरस यानी कि एक विषाणु होता है, विषाणु को हम वायरस कहते हैं। तो डेंगू जो है एक विषाणु से होने वाली बीमारी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी सवाल है ये सभी के सभी यहाँ पे जो मैंने डिस्कस किए। क्वेश्चन नंबर 29 है, जब किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार खालिस्तान होता है। ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी एक जैसा रहेगा, ऑप्शन सी 100 गुना बढ़ता है, ऑप्शन डी घटता है। तो जब किसी वस्तु को चंद्रमा पर लेकर जाया जाता है दोस्तों उसका भार जो है घटता है, क्योंकि चंद्रमा पर ग्रेविटेशनल जो होता है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस होती है, गुरुत्वाकर्षण जो है चंद्रमा पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6वां भाग होता है। यानी कि 1/6 ऑफ अर्थ जो है इतना ग्रेविटेशन चंद्रमा पर होता है। इसीलिए चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार जो है ये घटा हुआ प्रतीत होता है, घटता है। चंद्रमा पर जाने पर किसी भी वस्तु का भार जो है घटता है, और चंद्रमा पर पृथ्वी का 1/6 भाग जो है इतना ग्रेविटेशन होता है। जी का मान आपसे पूछा जाए चंद्रमा पर कितना है, तो 1/6, पृथ्वी के 1/6। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी नोबल गैस नहीं है? ऑप्शन ए आर्गोन, ऑप्शन बी नियॉन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हीलियम। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन एक नोबल गैस नहीं है। नोबल यानी कि उदासीन गैस, उदासीन गैस। यदि आपने पीरियोडिक टेबल, जिसको कि हम हिंदी में आवर्त सारणी कहते हैं दोस्तों, आवर्त सारणी में 7 उसमें आवर्त होते हैं और 18 उसमें समूह होते हैं, यानी कि ग्रुप्स होते हैं। 18 ग्रुप्स उसमें होते हैं। तो आवर्त सारणी में जो सबसे 18वां ग्रुप होता है उसको हम, उसमें जितने भी गैसें पाई जाती हैं 18वें समूह में, वो सारी की सारी नोबल गैस ही होती हैं। तो नोबल गैसें आपकी आर्गोन हो गया, नियॉन हो गया,
हीलियम हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जिनॉन हो गया, ये सभी के सभी जो हैं ये आपकी नोबल गैसेस हैं। तो आप आवर्त सारणी को ज़रूर पढ़िए। आवर्त सारणी से आपको एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं, बहुत बार आवर्त सारणी से आपको एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं। आवर्त सारणी की खोज किसने की, ये सवाल यदि आपको पूछा जाए तो मेंडलीव एक साइंटिस्ट थे, मेंडलीव ने आवर्त सारणी की खोज की। हालांकि मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी की खोज की या तत्वों का जो वर्गीकरण किया वो परमाणु भार पर आधारित था। वो जो है परमाणु भार यानी कि एटॉमिक मास पर निर्भर था, परंतु आज का जो पीरियोडिक टेबल है वो परमाणु संख्या पर आधारित है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। हमने आज जो इंडियन आर्मी में 2020 में जो सवाल पूछे गए थे प्रश्न पत्र में, उन सभी सवालों को हमने डिटेल में डिस्कस किया। इसी तरह के कुछ और वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा जिसमें कि आर्मी के ही इंडियन आर्मी में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सवालों को मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो आप इसे लाइक करें, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम खासकर इंडियन आर्मी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं दोस्तों। फिर आपके साथ मुलाकात होगी दोस्तों बहुत जल्द, और भी वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर के आएंगे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।